जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोशनी पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे। आज के इस सेशन में हम पॉलिटी का जो है आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। पॉलिटी में जो कि आपका ये बुक है क्लास 10th के लिए आपका ये बुक चलता है। और इस बुक का हम लोग जिसमें 5 चैप्टर है, एक चैप्टर हम लोग खत्म कर चुके हैं। ठीक है, एक चैप्टर को पूरा पढ़ के हम लोगों ने पिछले 3 वीडियो में इस जो लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, ये हमारा पहला चैप्टर था। इस चैप्टर को लेके हम लोगों ने डिटेल में ये जो भी इंफॉर्मेशन इस चैप्टर में था, जो अभी आपको जानना चाहिए था, वो सभी को 3 पार्ट में हम लोगों ने कितने पार्ट में 3 पार्ट में वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। जिन जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है, एक बार उसे जाके देख लीजिएगा। आज के इस सेशन में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करवाने वाले हैं। जितना भी आपका इस बुक में आपका जितना भी 22 क्वेश्चन है, 22 के 22 क्वेश्चन का आज के ही सेशन में पूरे में आपका क्या करवाएंगे, सभी का क्वेश्चन आंसर हम लोग करवाने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन का आपका क्या आइडियल आंसर होना चाहिए, आप कैसे लिख के आएंगे जिसके कारण आप अधिक से अधिक आपको उस क्वेश्चन में मार्क्स मिल सकता है। ठीक है, तो इसी पे हम लोग चर्चा भी करेंगे। इस तरह से हम 22 क्वेश्चन का आंसर भी देंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ लास्ट तक, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। और जब आप 2026 में जब आपका एग्जाम हो और जब आप उसमें बैठे तो आपका एकदम बिल्कुल 100 आउट ऑफ 100 आने का पूरा चांस बने। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी की आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आंसर का सेशन है हमारा, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। एसएसटी का हमारा ये चौथा वीडियो है और पॉलिटी का भी चौथा वीडियो है। जल्दी और भी सब्जेक्ट का आपका वीडियो जल्दी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलने लगेगा। और उससे पहले एक जरूरी अनाउंसमेंट, हमारा रोशनी पब्लिकेशन परिवार पूरे 1000 सब्सक्राइबर का कंप्लीट हो चुका है। जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की ही बदौलत हम लोगों ने इस मुकाम को हासिल किया है। और आगे हम लोगों ने 10,000 सब्सक्राइबर का एम किया है, ताकि हम लोग जब आप 2026 में जब आप अपना एग्जाम देने जाएंगे, हमारा जो एम है उससे पहले हम लोग का कंप्लीट हो जाए। क्योंकि जितने ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे उतनी अच्छी कंटेंट, उतनी अच्छी क्वालिटी। और मैंने आपको वादा किया था कि जैसे आपका 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होगा, आपका लाइव सेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो जल्द ही आपका लाइव सेशन भी हम लोग लेके आने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव सेशन होगा, हमारा प्रैक्टिस सेशन होगा, जिसमें हम सभी विद्यार्थियों को, हम सभी को बहुत ही ज्यादा आनंद आने वाला है। तो चलिए देर ना करते हुए फटाफट हम लोग क्या क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर में। लोकतांत्रिक राजनीति क्लास 10th के लिए ये हमारी बुक आती है और इसमें कुल 22 क्वेश्चन है। इस 22 क्वेश्चन का आंसर हम एक एक करके देखेंगे, एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे क्या आंसर हो सकता था, किस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती, कैसे? सबसे पहले हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में सामाजिक विभिन्नता और सामाजिक विभाजन इन दोनों के बारे में पढ़ा है। सामाजिक विभिन्नता और सामाजिक विभाजन इन दोनों के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि सामाजिक विभिन्नता जो है सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती। हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती, कैसे? तो सामाजिक विभिन्नता क्या होता है, सबसे पहले समझिए। सामाजिक विभिन्नता जब एक ही समाज में अलग अलग वर्ग, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग समूह के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं तो उसे सामाजिक विभिन्नता कहते हैं। जब उसी वर्ग में, जिसमें अलग अलग वर्ग, अलग अलग समूह, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग जब एक ही साथ रहते हैं लेकिन उनमें कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो वो क्या कहलाती है, सामाजिक विभाजन हो जाता है। ठीक है, तो वही कहते हैं हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती। क्यों नहीं लेती? क्योंकि जिस वर्ग में एक दूसरे लोग कॉन्फ्लिक्ट जब तक नहीं करेंगे तब तक सामाजिक विभाजन नहीं होगा। समझ रहे हैं कि सामाजिक विभिन्नता तो लगभग सभी समाज में पाई जाती है, लेकिन सामाजिक विभाजन सिर्फ उसी समाज में होता है जहां पे समाज की मान्यताएं आपस में एक दूसरे को काटती है। क्या करती है? आपस में एक दूसरे को काटती है। वही सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप लेती है। तो इसी को हम लोग अगर आंसर के पैटर्न में लिखना चाहें तो किस तरह लिख सकते हैं, आइए हम लोग उस पर भी नजर देख लेते हैं। तो ये हमारा आंसर इस तरह होना चाहिए कि हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती, क्योंकि यह जरूरी नहीं किसी विशेष पहचान के कारण लोग एक दूसरे से भिन्न हो जाए। मान ले अगर 2 धर्म संप्रदाय के लोग एक स्थान पर रह रहे हैं, तो अलग अलग धर्म हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि दोनों लोग आपस में झगड़ा कर बैठे। क्या करते? किसी विशेष पहचान के लोग एक दूसरे से भिन्न हो जाएं, यह जरूरी नहीं। उन्हें अलग किया जाए, यह भी जरूरी नहीं। कई बार सामाजिक विभिन्नताएं समाज में विविधता का हिस्सा लेती है, यानी समाज में अलग अलग लोगों का होना सामाजिक विभिन्नता होता है, यानी आपस में लोग मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन अगर यही भिन्नताएं एक दूसरे से टकराती है, जो हम लोगों ने आपको बोला, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर, यानी एक दूसरे का विपरीत हो जाती है, एक दूसरे से टकराने लगती है,
तो यह सामाजिक विभाजन का रूप ले लेती है। उदाहरण के तौर पर टकराती है तो यह सामाजिक विभाजन का रूप नहीं, यहाँ पे नहीं होगा, लेती है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति का धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान अलग हो सकता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वह समाज में भेदभाव का कारण बने। तो मतलब जब तक मान्यताएं, जब तक एक धर्म दूसरे धर्म का विरोध नहीं करने लगता, जब तक एक धर्म दूसरे धर्म पर हावी नहीं होने लगता, जब तक एक धर्म और दूसरे धर्म में भाईचारा बना रहेगा, तब तक वह सामाजिक विभिन्नता में रहेगा। लेकिन सामाजिक विभाजन के लिए क्या होना चाहिए? एक धर्म दूसरे धर्म पे हिंसात्मक प्रवृत्ति अपनाए, अलग अलग, यानी एक दूसरे के जो विचार को हो वो प्रतिच्छेदित करे, एक दूसरे के विचार का विरोध करे, तब तक वो सामाजिक विभाजन का रूप नहीं ले सकता है। ठीक है, तो आगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे बात करेंगे। इस तरह से अगर आप चाहें तो पहले आप इस क्वेश्चन का पूरा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं पहले इसको पूरा इरेज कर देता हूं, 1 मिनट। आप अगर चाहें तो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर का आप पहले स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजन का रूप ले लेती है? फिर से वही, सामाजिक अंतर यानी समाज के बीच में अंतर है, यानी एक ही समाज में अगर अलग अलग संप्रदाय के लोग रहें, एक ही समाज में अलग अलग संप्रदाय के लोग रहें, तो वो कब सामाजिक विभाजन का रूप ले लेती है, कब और कैसे? तो पिछला क्वेश्चन के जैसा ही सेम ये भी क्वेश्चन है। सामाजिक अंतर यानी समाज में अलग अलग लोगों का होना कब सामाजिक विभाजन हो जाता है? तब होता है जब समाज के लोग, समाज में जो अलग अलग वर्ग, अलग अलग धर्म, अलग अलग संप्रदाय के लोग एक दूसरे से मतलब घृणा ना करने लगे, एक दूसरे से अहिंसात्मक जब वो ना हो जाए, एक दूसरे का विरोध ना होने लगे, तब तक वह सामाजिक विभाजन नहीं हो सकता। अगर एक दूसरे से भाईचारे के प्रवृत्ति से रहे, एक दूसरे से मिलजुल कर रहे, तो सामाजिक क्या होता है? विभाजन नहीं होता है, सामाजिक विभिन्नता होती है। क्या होती है? सामाजिक विभिन्नता होती है। आंसर की तरफ चलेंगे तो क्या होगा? सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजन का रूप ले लेते हैं जब अंतर संघर्ष का कारण बनते हैं। जब तक दो समुदाय में संघर्ष ना हो तब तक सामाजिक विभाजन नहीं होगा। जब इन्हीं राजनीतिक या सामाजिक संदर्भ में बढ़ावा दिया जाता है। क्या दूसरा पॉइंट हम लोग, जब इन्हें राजनीतिक या सामाजिक संदर्भ में बढ़ावा दिया जाता है, जब यानी एक दूसरे से क्या कॉन्फ्लिक्ट करवाया जाता है, राजनीतिक आधार पर या सामाजिक आधार पर एक दूसरे में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, तब तक वह सामाजिक विभाजन नहीं होता। अगर ये नहीं होगा, एक दूसरे में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, तब तक क्या होगा? वह सामाजिक विभिन्नता होगी। सामाजिक विभाजन के लिए एक दूसरे के संदर्भ में बढ़ावा दिया जाता है। जब सामाजिक समूहों के बीच असमानता बढ़ती है, जब ऊंच नीच का भेदभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तब सामाजिक विभाजन होता है। और एक समूह दूसरे समूहों या हाशिए पर रखने की कोशिश करे, यानी एक समूह दूसरे समूह को क्या दबाने का कोशिश करे, एक समूह के द्वारा दूसरे समूह पर जब अत्याचार होता है, तभी सामाजिक विभाजन का क्या होता है? आपकी रूपरेखा तैयार होती है। यही अंतर सामाजिक विभाजन का रूप ले लेती है। उदाहरण के लिए जाति, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव और संघर्ष सामाजिक विभाजन का कारण बनते हैं। सामाजिक विभाजन का कारण हम लोग पढ़े थे, जाति, धर्म या लिंग के आधार पर सामाजिक विभाजन होता है। हम लोग क्या सेकेंड पार्ट में हम लोग जाति के आधार पर कैसे होता है, और थर्ड पार्ट में धर्म और लिंग के आधार पर कैसे सामाजिक विभाजन होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। तो वही हमें उदाहरण के लिए जाति, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव या संघर्ष सामाजिक विभाजन का कारण बनता है। इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो गया। तीसरे क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। चलिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है? सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम स्वरूप ही लोकतंत्र के व्यवहार में परिवर्तन होता है। भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में इसे स्पष्ट करें। क्या करें? भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में स्पष्ट करें। क्या स्पष्ट करना है? सामाजिक विभाजन की राजनीति के परिणाम स्वरूप ही लोकतंत्र के व्यवहार में परिवर्तन होता है। जिस तरह सामाजिक विभाजन होता है, तो लोकतंत्र भी सामाजिक विभाजन के ही आधार पर व्यवहार करता है। किसी भी देश का लोकतंत्र है, वो लोकतंत्र कैसे उस देश के व्यक्तियों के प्रति जो क्या है व्यवहार करता है। जिधर ज्यादा वोट बैंक होता है, लोग क्या करते हैं, उसी प्रकार की क्या होता है राजनीति होती है। तो भारत के संदर्भ में इसे स्पष्ट कहने के लिए किया जा रहा है कि सामाजिक विभाजन की राजनीति के परिणाम स्वरूप ही लोकतंत्र के व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो इसमें क्या है? भारतीय लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन की राजनीति एक महत्वपूर्ण प्रभाव है। कैसे? जब विभिन्न समुदाय, जाति और धर्म के बीच असमानताएं होती है, तो लोकतंत्र के राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करती है।
जब अलग अलग समुदाय में अलग अलग लोग रहेंगे और उसमें क्या होंगे, विभिन्न जाति धर्म और में के बीच जब असमानताएं होने लगती है तो वोट बैंक की राजनीति इसी को बोलते हैं। कैसे? भारत के संदर्भ में आप देखिएगा कि बहुत सारी पार्टियां ऐसी है जो किसी जाति विशेष को सपोर्ट करती है, जो किसी धर्म विशेष को सपोर्ट करती है या किसी समुदाय विशेष को सपोर्ट करती है। तो वो क्या होता है, तो उस समुदाय का अधिकांश वोट कभी कभी क्या उन पार्टियों को मिलता है। तो यह क्या होता है, भारतीय जो लोकतंत्र है उसको प्रभावित करता है। विभिन्न समुदाय जाति और धर्म के बीच असमानताएं होती है तो यह लोकतांत्रिक राजनीति व्यवहार को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए भारत में आरक्षण नीति, आरक्षण नीति भी क्या है, लोकतंत्र को कैसे प्रभावित करती है कि बहुत सारे जो बैकवर्ड लोग थे उन लोगों का क्या वोट को इकट्ठा करने के लिए आरक्षण की नीति लाई गई। राजनीतिक दलों द्वारा जाति धर्म के आधार पर राजनीति और विभिन्न समुदायों के अधिकारों की मांग को लेकर लोकतंत्र में बदलाव किया। अभी मैंने आपको बताया कि अलग अलग पार्टियां बनती है, अलग अलग संघर्ष होते हैं, विभिन्न क्या राजनीतिक दलों द्वारा जाति और धर्म के आधार पर अलग अलग पार्टियां बनती है, अलग अलग मांग उठते हैं कि इस जाति को क्या है ज्यादा आरक्षण मिलनी चाहिए या इस जाति को अमुक जाति को क्या ज्यादा सपोर्ट करते हैं वो लोग। ठीक है, इससे यह सुनिश्चित हुआ कि राजनीतिक निर्णय समाज के विभिन्न वर्गों के हितों में ध्यान रखते हुए लिया जाए। अब जी क्या है, उन आंदोलनों से प्रभावित होकर ऐसे क्या होता है, अलग अलग समुदाय के लोग जब अपनी आवाज उठाते हैं तो लोकतंत्र में क्या है, सभी की आवाजों को सुना जाता है। क्या होता है, सभी की आवाजों को सुना जाता है, जिससे राजनीतिक निर्णय लेने में समाज के विभिन्न वर्गों के सभी के हितों को ध्यान में रखा जाता है। आप इसको भी आप एक बार लिख सकते हैं, एक बार इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि पूरा आपका आंसर किस तरह हो सकता है भारतीय राजनीति के संदर्भ में। छोटा आंसर लेकिन याद किया जाने वाला, आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। विभिन्न सामाजिक विभाजन की राजनीति के परिणाम स्वरूप ही लोकतंत्र के व्यवहार में परिवर्तन होता है। किस प्रकार परिवर्तन होता है, अलग अलग जो लोग होते हैं वो अलग अलग पार्टी के द्वारा अलग अलग जो धर्म समुदाय या फिर वर्ग विशेष का हित के लिए आंदोलन होते हैं, उस समुदाय के विशेष के लिए वो पार्टी अधिक कार्य करती है। तो इस प्रकार लोकतंत्र भी प्रभावित होता है और जब कोई भी लोकतंत्र में कोई भी नियम कानून बनता है तो सभी समुदाय के हितों को ध्यान में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन पे आएंगे, 70 के दशक से आधुनिक दशक के बीच, यानी 1970 से अभी तक भारतीय लोकतंत्र का सफर सामाजिक न्याय के संदर्भ में, किस संदर्भ में, सामाजिक न्याय के संदर्भ में का संक्षिप्त वर्णन करें, छोटा सा वर्णन करें। सामाजिक न्याय मतलब समाज के सभी वर्गों का एक साथ लेके चलना, समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखना ही सामाजिक न्याय कहलाता है। तो 70 से लेके अभी तक हम लोग जब सेशन कर रहे थे आपका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, हम लोग मैंने आपको हमेशा से वहां पे याद दिलाया कि 1970 से पहले क्या था, सवर्णों का वर्चस्व था लोकतंत्र, भारतीय लोकतंत्र में किनका, सवर्णों का वर्चस्व था। किनका, जो उच्च जाति के लोग थे वही ज्यादातर क्या करते थे, आपका जो लोकसभा या फिर राज्यसभा, विधानसभा, इन सभी में पहुंच पाते थे। लेकिन 1970 के बाद स्थितियां थोड़ी बदली, आरक्षण नीतियां आई, बहुत सारी नीतियां आई, जिसके कारण क्या हुआ, जो पिछड़ों एवं अति पिछड़ों तक भी जो है सत्ता का सुख गया एवं उसके अकॉर्डिंग भी लॉ बनने लगे। तो वही उसी को हम लोग यहाँ पे संक्षिप्त में लिखेंगे। किस प्रकार लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं कि 70 के दशक में भारत में सामाजिक न्याय को लेकर विभिन्न आंदोलन ने जोर पकड़ा। ठीक है, जेपी आंदोलन और भी बहुत सारे आंदोलन हैं, तो उन सभी ने आंदोलन किया। खासतौर पर आरक्षण और सामाजिक समानता को लेकर कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। उदाहरण के लिए सबसे पहले ये आप देख लीजिएगा, ये सबको आप हाईलाइट कर दीजिएगा। मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर अनुसूचित जातियों यानी एससी और अनुसूचित जनजातियों एससी एसटी के लिए सरकारी नौकरी में आरक्षण का व्यवधान हुआ। ठीक है, आरक्षण का प्रावधान हुआ किनका, मंडल आयोग की सिफारिश पर अनुसूचित जाति आप लिख सकते हैं, एससी लिख सकते हैं उनके बगल में, और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए सरकारी नौकरी में आरक्षण दिए गए। जिसके अलावा महिलाओं के अधिकार के लिए कई आंदोलन हुए जो भारतीय लोकतंत्र में सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के प्रयास थे। आजादी के बाद से लेकर अब तक भारतीय लोकतंत्र में सामाजिक न्याय की दिशा में निरंतर प्रगति हुई है। तो आप इस तरह से पूरा एक शॉर्ट में और बिल्कुल कारगर आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से आप करके अपना लिख सकते हैं कि 70 से लेके अभी तक संक्षेप में क्या क्या हुए, बहुत सारे आरक्षण के नियम लागू हुए, महिलाओं के लिए भी बहुत सारे नियम, क्योंकि देखिए 3 तरह के जो हम लोग देखेंगे, विशेषकर हम लोग उसी में देखेंगे। जाति के आधार पर क्या हुए, आरक्षण के नियम,
धर्म के आधार पर माइनॉरिटी को भी कुछ आरक्षण दिए गए। इसके अलावा महिलाओं को भी बढ़ावा देने के लिए महिलाओं को भी आरक्षण का प्रावधान हुआ, जिससे उन सभी समुदाय का, चाहे वो जाति के आधार पर हो, चाहे आपका धर्म के आधार पर हो या लिंग के आधार पर हो, जो भेदभाव हुआ वो धीरे धीरे खत्म हुआ। वैसे तो भारत में अधिक भेदभाव नहीं था, लेकिन फिर भी जो थोड़ी मोड़ी जो खाइयां थी वो भी पाटने का प्रयास किया गया। और भारतीय लोकतंत्र में सामाजिक न्याय की दिशा में निरंतर, हमेशा से, शुरू से, जब से भारत आजाद हुआ, भारत का अपना एक गणराज्य हुआ है, तब से अभी तक प्रगति की दिशा में ही है। तो आप इस तरह से आप लिख सकते हैं। फिर से एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, 5वां क्वेश्चन। 2200 के 2200 क्वेश्चन का आज हम लोग आंसर देखने वाले हैं। सामाजिक विभाजन की राजनीति के परिणाम किन किन चीजों पर निर्भर करता है? सामाजिक विभाजन की राजनीति का परिणाम किन किन चीजों पे निर्भर करता है? तो इसका आंसर की बात करेंगे हम लोग, इन सभी चीजों का निर्भर करता है। सामाजिक विभाजन की राजनीति, यानी सामाजिक विभाजन को करने वाली राजनीति किन किन चीजों पर निर्भर करता है? सबसे पहला है राजनीतिक नेतृत्व और सामाजिक जागरूकता और संविधान और कानून। ये 3 चीजों पर। कैसे? राजनीतिक नेतृत्व यानी आपके राजनेता कैसे हैं, आपके नेता कैसे हैं। ये अगर कट्टर चीज को सपोर्ट करेंगे, यानी मान लीजिए सभी नेता अपने अपने समुदाय के संदर्भ में ही सिर्फ सोचे और उसी तरह के भाषण दें, तो क्या होगा? समाज विभाजन की ओर जाएगा। लेकिन सभी नेता सबको मिला जुला के चलने की बात करें तो समाज में विभिन्नताएं आएगी। क्या होगी? विभिन्नता। तब सामाजिक विभिन्नता होगा, सभी लोग मिलजुल के रहेंगे, वही लिखा है। अगर राजनीतिक दलों और नेताओं द्वारा सामाजिक विभाजन की सही दिशा में संभाला जाता है तो इसके सकारात्मक परिणाम होते हैं। वहीं अगर कट्टरता के साथ इसको संभाला जाता है तो क्या होता है? आपका इनके नकारात्मक परिणाम होते हैं। सामाजिक जागरूकता, चलिए नेता भले किसी तरह भी भ्रष्ट हो, लेकिन समाज के लोग वो कैसे हैं, उनमें जागरूकता कैसी है, वो फैक्ट्स को जानते हैं कि नहीं? कि कोई भी अगर समाज अगर जागरूक होगा तो भी जितना अधिक जागरूक होगा सामाजिक विभाजन का खतरा उतना ही कम होगा। जितना कम जागरूक होगा सामाजिक विभाजन का खतरा उतना ही बढ़ता है। आगे, समाज में जागरूकता और शिक्षा का स्तर बढ़ाने पर सामाजिक विभाजन कम हो जाता है। यानी समाज को जागरूक होना, सामाजिक विभाजन के खतरे को कम करने के लिए समाज को जागरूक होना बहुत आवश्यक है। समाज में जागरूकता और शिक्षा का स्तर बढ़ाना चाहिए। समाज में जागरूकता और शिक्षा का स्तर बढ़ाने पर ही सामाजिक विभाजन कम हो सकते हैं। और इसका आप ठीक अगर थोड़ा बड़ा करके लिखना चाहें तो ठीक दोनों का इनवर्स भी लिख सकते हैं। वहीं अगर समाज में जागरूकता की कमी हुई, शिक्षा के स्तर में जो उसमें भी कमी हुई, तो क्या होगा? समाज की जागरूकता घटेगी। परिणाम स्वरूप क्या होगा? सामाजिक विभाजन का नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। संविधान और कानून, तीसरा चीज, राजनीतिक दल, राजनीतिक नेतृत्व किस तरह है, लोगों में जागरूकता किस तरह है, एवं तीसरा क्या है, हमारे लिए कानून क्या क्या है। यानी जो लोग पिछड़े लोग हैं उन सभी के लिए सपोर्ट के लिए कुछ नियम बने हैं कि नहीं। समाज के सबसे पिछड़े लोगों के, समाज के सबसे पिछली पंक्ति वाले लोगों के लिए, उनके उत्थान के लिए अगर कुछ कानून है तो वो भी सामाजिक विभाजन की खाइयों को भरने में बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे सभी लोग खुशहाल होंगे, सभी की संतुष्टि ही सामाजिक विभिन्नता कहलाती है। यानी एक समाज में रहने वाले लोगों की, आप दूसरे शब्दों में इस तरह कह सकते हैं, ये मेरा एक व्यक्तिगत निर्णय है, व्यक्तिगत अपना मत है, कि एक समाज में लोग जितने संतुष्ट होंगे वह उतना ही सामाजिक विभाजन के खतरे से दूर होगा। जितने असंतुष्ट होंगे उतना ही ज्यादा सामाजिक विभाजन का खतरा बढ़ेगा। तो संविधान में कानून, संविधान और कानून की शक्ति पर निर्भर करता है क्या? सामाजिक विभिन्नता। अभी भारत में सामाजिक भिन्नता है, सामाजिक विभाजन क्यों नहीं है? क्योंकि भारत में सभी के लिए, सभी के उत्थान के लिए कुछ ना कुछ नियम बनाए गए हैं। धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं है, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं है, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं है, जिस कारण भारत सामाजिक विभिन्नता का उदाहरण है। वहीं अगर ये सब नहीं होता तो क्या होता है? सामाजिक विभाजन का रूप। तो इसमें भी देख सकते हैं संविधान और कानून की शक्तियों पर भी निर्भर करता है क्या? सामाजिक विभाजन, कि कैसे समाज में भेदभाव को समाप्त किया जा सकता है। समाज में भेदभाव को समाप्त करने के लिए जो कानून बनते हैं उस पर भी ये निर्भर करता है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5वां नंबर का क्वेश्चन का आप आंसर आप इस प्रकार लिख सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। 6ठा, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सामाजिक विभाजन को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता? अब इसमें से क्या क्या है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू आपका नहीं होता? सबसे पहले, लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंदता के चलते सामाजिक विभाजन की छाया राजनीति पर भी पड़ती है। तो मैंने आपको पिछले 3 क्लास में आपको बताया है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदता के चलते
क्या होती है, सामाजिक विभाजन की छाया आपका क्या राजनीति पे भी पड़ती है, तो ये भी आपका सही है। लोकतंत्र में विभिन्न समुदायों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतें जाहिर करना संभव है, सही बात है। लोकतंत्र में सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है, यह भी सही है। लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज के विखंडन की ओर ले जाता है, यानी लोकतंत्र में जो सामाजिक विभाजन है, समाज में जो लोकतांत्रिक समाज में जो अलग अलग लोग रहते हैं उनके आधार पर लोकतंत्र में सामाजिक विखंडन हो जाता है, यानी लोकतंत्र टूट जाता है। वह देश अगर कोई लोकतांत्रिक है, अगर उसमें विभिन्न विभाजन है, यानी अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म या अलग अलग संप्रदाय के लोग रहते हैं, तो उस देश का विखंडन होता है। क्या ये बात सही है? तो ये बात क्या है आपका गलत है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, घ नंबर आपका क्या है, गलत है। लोकतंत्र के संदर्भ में सामाजिक विभाजन को संभालने के संदर्भ में कौन सा लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता, तो कौन सा लागू नहीं होता, आपका ये वाला लागू नहीं होगा, ये ऑप्शन घ नंबर आपका ये बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। 6 का आपका घ बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। इस पे चले, निम्नलिखित 3 बयानों पे विचार करें। 7वां नंबर क्वेश्चन है, पहला क्या लिखा हुआ है, जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहां सामाजिक विभाजन होता है, पहला लाइन। दूसरा, यह संभव है कि एक व्यक्ति की कोई एक पहचान हो, दूसरा लाइन। सिर्फ भारत जैसे बड़े देश में ही सामाजिक विभाजन होते हैं, ये तो आप सीधा समझ लिए, भारत जैसे बड़े देश में सामाजिक विभाजन नहीं होते, क्योंकि भारत हमारा जीता जागता उदाहरण है, यह सामाजिक विभिन्नता का उदाहरण है। यहाँ अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग वर्ग, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। तो गो तो आपका सॉलिड गलत है। इसमें देखिए आपका वही है, इन बयानों में से कौन सा सही है, तो गो आपका सीधा गलत है। इसमें देखिए गो किसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये तो 3 आपका यहीं से ऑप्शन सही खत्म हो जाता है। तो कौन सा सही है, क और ख सही है। जिसमें देखिए सामाजिक अंतर जब तक एक दूसरे से नहीं टकराते तब तक सामाजिक विभाजन, जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहां सामाजिक विभाजन होता है। हम लोगों ने पहला क्वेश्चन में ही इस बात को डिस्कस किया है, ये क भी सही है। और यह संभव है कि एक व्यक्ति के कई पहचान हो, ऐसा बात सही है, क्योंकि देखिए भारत में ही सिर्फ एक पहचान मानी जाती है, सब लोग भारतीय हैं। लेकिन अमेरिका जैसे देशों में आपका क्या है, 2 पहचान, एक क्या होता है, एक देश की पहचान होती है, फिर उस राज्य की पहचान होती है। तो इस तरह से भी पहचानों को रखा जाता है। तो आपका क भी सही है और ख भी सही है। तो आपका ये 2 चीज सही है और ये तीसरा आपका बिल्कुल गलत है। ये आपका क्या है, बिल्कुल गलत है। तो गो आपका गलत है, क और ख सही है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होने वाला है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बात करेंगे हम लोग, 8वां नंबर क्वेश्चन पे चले हम लोग। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग विरोधी नहीं थे। अब इसमें देखिएगा, हम लोग पिछले में जाने थे, क्या जाने थे कि किंग मार्टिन लूथर ये अमेरिका के थे जिन्होंने रंग विरोध का पुरजोर विरोध किया था। क्या पुरजोर विरोध किया था, किंग मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ये महात्मा गांधी जानते ही हैं, ये आपके अफ्रीका से लेके भारत तक रंग भेद के विरोधी थे। ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कार्लोस, इन्होंने तो ओलंपिक में ही जाके रंग भेद का विरोध किया था, अपना क्या हाथ ऐसे खड़े करके, ठीक है। तो ब्लैक पावर्स मैटर्स, तो ये ब्लैक पीपल्स मैटर्स, तो ये इस बात से लेके, तो क ख ग ये तीनों तो आपका सही है। जेड गुडी ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। ये कौन है, आपका रंग भेद के विरोधी नहीं थे। आपका गौ में आपका घ नंबर बिल्कुल सही आंसर है। क्या है, घ नंबर बिल्कुल सही है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, घ। आप इसको लगा लीजिए यहाँ पे, घ इज द राइट आंसर। ठीक है, आपका 8 नंबर का घ बिल्कुल सही है। आगे हम लोग बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन पे। निम्नलिखित को मिलान कीजिए। सबसे पहले, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। पर पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट, ये तो मिलाने में किसी को कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। इंग्लैंड और प्रोटेस्टेंट देश है जो कि ईसाई धर्म का एक क्या है, समुदाय है। ईसाई धर्म का एक समुदाय है। चलिए, तो ये आपका सही मिलान है। आप एक बार देख लीजिएगा, क का ब में होगा, ख का अ में होगा और ग का सौ में होगा। तो ये इस तरह जो जो लोग मिला सकते हैं मिलान कर लीजिएगा। आपका 9 नंबर क्वेश्चन भी यहाँ पे खत्म हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भावी समाज में लोकतंत्र का जिम्मेवारी एवं उद्देश्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। यानी लोकतंत्र की जिम्मेदारी क्या है, लोकतंत्र की जिम्मेदारी भविष्य में क्या है। लोकतंत्र की यह जिम्मेदारी है कि समाज के सभी वर्गों को, समाज के सभी जाति को, समाज के सभी धर्म को, समाज के हर एक लिंग को, या फिर समाज के हर एक श्वेत हो चाहे वो अश्वेत हो,
समाज के हर एक पर्सन को, जो पिछड़ा है या फिर अगड़ा है, सभी को एक साथ लेके चलना, यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? समाज में भेदभाव को रोक के, समाज के जो विभाजन है, यानी सामाजिक, लोकतंत्र का जो मूल उद्देश्य क्या है? सामाजिक विभाजन ना होना। लोकतंत्र का मूल उद्देश्य है समाज में सामाजिक विभिन्नता स्थापित करना। तो यही बात है आपका, इसमें आप इस तरह से लिख सकते हैं। भविष्य में लोकतंत्र का उद्देश्य केवल सरकार चुनना नहीं होगा। लोकतंत्र का उद्देश्य ये नहीं है कि हम जो सरकार चुन रहे हैं बस वही शासन करे, सिर्फ यही लोकतंत्र का उद्देश्य नहीं है, बल्कि यह समाज में समानता, न्याय और शांति सुनिश्चित करने के लिए काम करेगा। क्या है? समाज में सभी के लिए समानता हो, सभी के लिए न्याय हो और सभी शांति से रहें एक छत के नीचे, एक देश के नीचे। लोकतंत्र का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों का समान अधिकार देना और समाज में किसी भी प्रकार का भेदभाव समाप्त करना होगा। इसका प्रमुख जिम्मा हर नागरिक की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना और राजनीतिक स्वतंत्रता की रक्षा करना आपका होगा। तो ये आपका इस तरह से बिल्कुल आप आंसर लिख सकते हैं। ये आप बिल्कुल एक बार देख लीजिएगा, एक बार उतार लीजिए, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया। 11वां नंबर पे आप, अगर जिन लोगों ने नहीं लिया अभी तक, एक बार फिर से ले लीजिए आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 11वां नंबर क्वेश्चन पे। क्या है ये? भारत में किस तरह जातिगत असमानताएं जारी है, स्पष्ट करें। भारत में किस तरह जातिगत असमानताएं जारी है, स्पष्ट करें। क्या स्पष्ट करेंगे इसमें हम लोग? भारत में जातिगत असमानताएं अभी भी कई क्षेत्रों में मौजूद है। मतलब अभी भी जो है आपके बहुत सारे एरिया ऐसे देखेंगे, अभी भारत पूर्णतः जातिगत असमानता से क्या है, ऊपर नहीं उठ पाया है। अभी भी बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे ऊंच नीच का भेदभाव अभी भी होता है, मौजूदा, जिसमें क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में और सामाजिक सम्मान के क्षेत्र में आप अभी भी देखते होंगे बहुत सारे जो जातियां हैं वो अपना रोजगार उसी जाति के अकॉर्डिंग ही चुन रही है। जैसे बहुत सारे जो नाई हैं, आपके गांव में अगर कोई नाई होगा तो वो उसी समुदाय से बिलोंग करते होंगे, जो पुराने समय से जो नाई वाला समुदाय चल रहा है। इसके अलावा आपका क्या, सामाजिक सम्मान की बात करें और रोजगार के क्षेत्र में आप पंडित जी भी देखिएगा, जो भी पंडित जी हैं वही आगे पूजा पाठ कराते आ रहे हैं। तो ये ठीक है, ये एक समाज का अपनी संरचना है। इसके अलावा सामाजिक सम्मान, अभी भी कुछ कुछ जातियों को उस तरह का क्या है, आपका सम्मान नहीं मिला है जो एक नॉर्मल पर्सन डिजर्व करता है। तो यही आपका क्या है, सामाजिक सम्मान अभी भी बहुत सारे क्षेत्र में नहीं है। उच्च जातियों को हमेशा से ही बेहतर अवसर मिले हैं, जबकि निम्न जातियों को सदियों तक सामाजिक आर्थिक भेदभाव का सामना करना पड़ा है। और ये क्या, हालांकि सरकार जो है, जो इंडियन गवर्नमेंट है, जो भारत सरकार है, उन्होंने आरक्षण बिल और बहुत सारे जो बिल है, बहुत सारे जो आरक्षण जैसी नीतियों के माध्यम से इस असमानताओं को पाटने का प्रयास किया है। इस असमानताओं को क्या किया है, भरने का प्रयास किया है। लेकिन जातिवाद का प्रभाव अभी भी समाज में है। अभी भी समाज उतना ऊपर नहीं उठ पाया है कि वह जातिवाद के बंधन को तोड़ सके। आगे हम लोग देख लीजिएगा, एक बार इसको स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं आप। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। 12वां नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, क्यों सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे नहीं तय हो सकते। यानी अगर कोई बच्चा इसमें नॉर्मल भी है, क्या है, सिर्फ जानता है चुनाव क्या होता है, कैसे चुनाव होता है, ये अगर कोई पर्सन नॉर्मल भी है तो वो भी जानते हैं कि जाति के आधार पर ही भारत में चुनाव का नतीजा अब तय नहीं होता है। एक टाइम था कि जब सिर्फ जाति के ही आधार पर बहुत सारा चुनावी नतीजा तय हो जाता था, लेकिन अभी क्या है, जनता जागरूक हो गई है। वो जानती है जाति के आधार के अलावा भी, जाति के अलावा भी विकास जैसे भी मुद्दे हैं। जातिवाद से अभी भी चुनाव पूरी तरह ऊपर नहीं उठा है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता में थोड़ी सी जागरूकता आई है। और जाति के आधार के अलावा आपका क्या, विकास के मुद्दे और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो सामाजिक जागरूकता के कारण क्या है, आपका जाति के आधार पर ही चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते। कोई दो कारण की बात करें तो हम लोग यहाँ पे आंसर में देख लीजिएगा, विविधता। भारत में विभिन्न जाति, धर्म और भाषा के लोग रहते हैं और हर क्षेत्र में विभिन्न समुदाय के लोग, अलग अलग प्राथमिकताएं होती है। पहला चीज क्या है, विविधता। यानी मान लीजिए कि कोई एक पार्टी है ए, वो सिर्फ बी जाति का ही सपोर्ट करती है, तो ये जरूरी नहीं है। भारत में कई जातियां रहती है, भारत में कई जातियां रहती है और एक भी जाति ऐसी नहीं है जिसका जो जनसंख्या है 50% से अधिक हो, 50% से अधिक हो। चूंकि देखिए कोई भी कहीं भी सरकार बनाने के लिए आपका क्या 50% से अधिक वोट आपका आना चाहिए। वोट मतलब एक तरह से बोल सकते हैं सीट आना चाहिए। तो उसमें से क्या 50% से अधिक कहीं तो है ही नहीं। अगर इस तरह अगर हुआ, जातिवाद का अगर ध्रुवीकरण हुआ, तो इस तरह से क्या हो सकता है, वो जरूरी नहीं है। विभिन्न प्रकार की जाति, धर्म और भाषा के लोग रहते हैं, जिसके कारण
एक पार्टी का सभी वोट समेट के ले जाना ये संभव नहीं है। विभिन्न समुदाय का अलग अलग प्राथमिकताएं हैं, सबके अलग अलग अपने क्या बोल सकते हैं प्राथमिकता है, अलग अलग नीड्स हैं उन सबकी, जिसके कारण क्या है जाति के आधार पर यह चुनाव पूरी तरह आपका क्या हो सकता है अलग नहीं हो सकता है। सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता, मैंने अभी आपकी जागरूकता की बात की। लोग अब जातिवाद से ऊपर उठकर अपने अधिकारों और राजनीतिक दृष्टिकोण को समझने लगे हैं, जिससे केवल जाति के आधार पर चुनावी नतीजे तय नहीं होते। ठीक है, तो ये आपका 2 पॉइंट है, जो 2 कारण आपका बताया जाए। विविधता यानी भारत में बहुत सारी विविधता है, बहुत सारी जातियां हैं, तो सिर्फ जाति के आधार पर अगर चुनाव लड़ा जाए तो पूरे भारत पर जो है आपका सीट नहीं आ सकता है। जिसी कारण क्या है विविधता एक सबसे बड़ा कारण है। दूसरा क्या है जागरूकता, जागरूकता को आप सबसे बड़ा कारण बोल सकते हैं। विविधता आपका दूसरा नंबर पे है। सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता, लोग अब समझने लगे हैं कि सिर्फ जाति के आधार पर वोट देने से उनका जो है विकास नहीं होगा, उनका आगे कल्याण नहीं होगा, उनका राजनीतिक दृष्टिकोण अपना बदल चुका है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, ये आप फिर से आपको इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 12 नंबर हमारा कंप्लीट हो गया है। 13वां प्रश्न, विभिन्न तरह की सांप्रदायिक राजनीति का ब्यौरा दें और सबको एक एक उदाहरण दें। सांप्रदायिक राजनीति विभिन्न तरह की कौन कौन से हो सकते हैं? धर्म के आधार पर, समुदाय के आधार पर और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण। सांप्रदायिक राजनीति का ब्यौरा दें यानी धर्म के आधार पर राजनीति। सांप्रदायिक राजनीति मतलब धर्म के आधार पर, जब धर्म के आधार पर राजनीति में तुष्टीकरण होने लगती है तो उसे ही सांप्रदायिक राजनीति कहते हैं। समुदाय के आधार पर और संप्रदाय, तो इसे कहते हैं धर्म के आधार पर जो राजनीति होती है, यह राजनीति धर्म के अनुयायियों को एकजुट करने के लिए की जाती है। यह राजनीति क्या होती है? मान लीजिए कोई देश है जिसमें कोई पार्टी है, ठीक है, वह धर्म के आधार पर अगर चुनाव लड़े, धर्म के आधार पर लोगों को संगठित करके वोट पाने का प्रयास करे, तो वो क्या कहते हैं धर्म के आधार पर की गई राजनीति। यह राजनीति धर्म समुदाय के अनुयायियों को एकजुट करने के लिए की जाती है। जैसे भाजपा द्वारा हिंदू राष्ट्र की अवधारणा, बहुत सारे जो भाजपा के जो है, मैं आप बोल सकते हैं बहुत सारे भाजपा के हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं एवं हिंदुओं को संगठित करने का प्रयास करते हैं। तो यह क्या धर्म के आधार पर राजनीति करना उनको माना जाता है। आगे बात करेंगे हम लोग समुदाय के आधार पर राजनीति। यह राजनीति किसी एक समुदाय को हित के बढ़ावा देने के लिए की जाती है। मतलब किसी एक पर्टिकुलर समुदाय को, समुदाय बोले तो या आप हो सकता है, जैसे उदाहरण आप ले सकते हैं मुस्लिम, उदाहरण के तौर पर मुस्लिम राजनीति में मुस्लिम नेताओं द्वारा मुस्लिम समुदाय के हितों की रक्षा करने के लिए चलाए जाते हैं। यानी इसमें क्या बोलते हैं, उदाहरण के तौर पर मुस्लिम समुदाय, अलग अलग समुदाय जो हो सकते हैं वो मुस्लिम हो गए, चाहे अलग अलग आप ईसाई समुदाय के लोग हो, तो वो सब क्या करते हैं अपने समुदाय को इकट्ठा करके उन समुदाय के बोलते हैं आपके लिए ये हित अच्छा है, आप हमें वोट दें, तब जाके हम आपके लिए क्या अच्छे से जो नियम लाएंगे, आपके अकॉर्डिंग जो है नियम लाएंगे, तो वो करते हैं। तो समुदाय के भी आधार पे होते हैं, जो उदाहरण के तौर पे मुस्लिम राजनीति में मुस्लिम नेताओं द्वारा मुस्लिम समुदाय के हितों की रक्षा करने के लिए अलग अलग आंदोलन चलाए जाते हैं, वो लोग हल्ला करते हैं अपना, तो वो समुदाय के आधार पर। और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब अलग अलग धार्मिक समूहों के बीच विभाजन बढ़ाया जाता है। उदाहरण के रूप में बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर हिंदू मुस्लिम संप्रदाय में तनाव बढ़ा। यानी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण यानी दो अलग अलग धर्म के लोगों को अलग अलग सेपरेट कर देना, यह भी क्या है आपका सांप्रदायिक राजनीति का उदाहरण है। पहली क्या राजनीति, सिर्फ एक अपने संप्रदाय के लोगों को क्या है, अपने धर्म के लोगों को अलग अपना उनको प्रेरित करना कि आपके लिए हमारी जो पार्टी है वो ज्यादा अच्छी है, वो आपके लिए ज्यादा अच्छे कर सकती है, हमें वोट दे। इस प्रकार की राजनीति को धर्म के आधार पर की जाती है। समुदाय के आधार पर कोई एक छोटा छोटा जो समुदाय है वो लोग अपने क्या बोलते हैं कि आपके हितों की रक्षा हम करेंगे, आप हमें वोट दें। उस तरह की राजनीति को समुदाय के आधार पर। और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होता है जब दो धर्म में आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो क्या है सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो जाता है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब अलग अलग धार्मिक समूहों में विभाजन बढ़ाया जाता है। दो अलग अलग धर्म समूह हैं जो कि एक ही सामाजिक विभाजन क्या हो, एक ही समाज में रहते हैं, लेकिन उन दोनों के बीच क्या होता है सामाजिक विभाजन बढ़ाया जाता है। जैसे आपका जब बाबरी मस्जिद वाला जब कांड हुआ था तो क्या हुए थे, हिंदू मुस्लिम के बीच जो दंगे हुए थे वो क्या थी, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण वाली क्या है आपका उदाहरण है। 13 नंबर में आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 14 नंबर की बात करेंगे हम लोग। जीवन के विभिन्न पहलुओं का जिक्र करें जिसमें भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव या वो कमजोर स्थिति में है। अलग अलग स्थिति का जिक्र करना है जिससे ये पता चले कि भारत की जो स्त्रियां हैं वो कमजोर स्थिति में है। कौन कौन सी स्थिति हो सकती है? शिक्षा के क्षेत्र में आप बात करें तो महिला शिक्षा का स्तर पुरुष
पुरुषों से कम है। हमने पिछले सेशन, थर्ड सेशन में हम लोगों में बात किया था कि महिला की जो शिक्षा का जो परसेंटेज है, महिला जो साक्षर जो है 54% महिलाएं साक्षर हैं, वहीं 76% पुरुष साक्षर है। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है जो कि यह दिखाता है कि महिलाओं के साथ भेदभाव किया जा रहा है। अगर महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं होता तो महिला भी पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिला के चलती। शिक्षा के क्षेत्र में ग्रामीण इलाके में यह अंतर और भी बढ़ जाता है। सही में ग्रामीण क्षेत्र में भी क्या है, महिलाओं की शिक्षा की ओर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। उन लोगों को यह कहा जाता है क्या है, बेटी हुई है अपना शादी ब्याह करके विदा कर देंगे। तो इस तरह क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में जो स्त्रियों का जो अनुपात है, स्त्रियों का जो परसेंटेज है वह भी घटा है, जिसके कारण यह हम देख सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं के साथ भेदभाव होता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में महिलाओं की स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचना भी कम है। महिलाओं की स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचना भी कम है और उन्हें स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं में का भेदभाव में भी सामना करना पड़ता है। महिलाओं के पास भी स्वास्थ्य सुविधाएं क्या है, बहुत कम है। शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो आप स्वास्थ्य सुविधाएं भी महिलाओं के पास बहुत कम है। कई बार क्या है, महिला स्वास्थ्य तक पहुंच भी नहीं। अभी इसकी में कुछ सुधार देखने को मिलता है। कामकाजी क्षेत्र, इसमें आपका डायरेक्ट देखने को मिलता है, महिलाएं कार्य स्तर पर समान वेतन और समान अवसर नहीं पाती। बहुत सारी महिलाओं को सिर्फ इसलिए हटा दिया जाता है, बहुत सारे क्षेत्र में महिलाओं को सिर्फ इसलिए रिक्रूट नहीं किया जाता क्योंकि वो महिलाएं हैं और उन्हें वेतन भी बहुत कम मिलता है। कभी कभी समान काम का सेम काम है, उसमें पुरुष को वेतन अधिक मिलता है और महिलाओं को वेतन कम मिलता है। तो सभी कामकाजी क्षेत्र में भी उन्हें क्या है, समान अवसर नहीं मिलते हैं, उन्हें अक्सर पुरुषों से कम वेतन मिलते हैं। कामकाजी क्षेत्र में आपका तीसरा उदाहरण हो गया। चौथा बात करें सामाजिक सुरक्षा, सभी को पता है महिलाओं के लिए सुरक्षा की स्थिति भी बहुत खराब है। खासकर शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के साथ छेड़छाड़, यौन हिंसा का सामना करना पड़ता है। तो ये आपका 4 एग्जाम्पल आपका पॉइंट वाइज इस तरह लिख सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपका पॉइंट वाइज जब भी दिखेगा इसे आप देख सकते हैं, ये आप ब्लू पेन से, ये ब्लैक पेन से आप इस तरह से अगर चाहें तो फेयर करना, तो आप क्लास 10th के बच्चे हैं, बहुत अच्छे से जानते ही होंगे। इस तरह से आप इसको एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सभी क्वेश्चन का आंसर एक करके हम लोग देने। 15वां नंबर क्वेश्चन, भारत की विधायिकाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है? स्थिति क्या है? 74 है कुल महिला प्रतिनिधि, जो कि है आपका क्या 14% है। कितना? 14% है। कितना परसेंट है? 14% है लोकसभा में। कितना? लोकसभा में। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है, यानी हम ओवरऑल बताएंगे क्या है, उसको कैसे सुधारा जा सकता है, किस तरह के बिल अभी तक आए हैं, इस पे हम लोग विचार करेंगे। तो इसमें बात करेंगे भारत में महिलाओं की विधायिका में प्रतिनिधित्व बहुत कम है। क्या होनी चाहिए? प्रतिनिधित्व बहुत कम है। आधी जनसंख्या है भारत में महिलाओं की, 50%, लेकिन उन सभी में लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं की प्रतिनिधि महत्व 10 से 15% है। यानी जिस देश में किसी मतलब लिंग विशेष का, लिंग तो 2 है, वही महिला और पुरुष है, उन 50-50% दोनों साइड हैं और उसमें से महिलाओं के पास सिर्फ 10 से 15% सीट होना इसके आसपास, तो यह क्या है, महिलाओं को दिखाता है कि विधायिका में बहुत ही कम भागीदारी है, बहुत कम प्रतिनिधित्व है। हालांकि महिलाओं के लिए आरक्षण बिल संसद में प्रस्तावित किया गया था, जिसे महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित किया जा सके, लेकिन यह बिल पास नहीं किया जा सका। 2010 में महिला आरक्षण बिल पास हुआ था, जिसमें कहा गया था कि लोकसभा और राज्यसभा में कितना 33% सीट आरक्षित किया जाए, लेकिन यह नहीं हो सका। महिलाओं के राजनीतिक भागीदारी में कमी है, परंपरागत दृष्टिकोण एवं अन्य सामाजिक संस्कृति कारणों से यह होती है। पुराने से जो समाज की जो स्थिति चलती आ रही है, वह अभी तक महिलाओं की विधायिका में प्रतिनिधित्व को बहुत कम कर रही है। ठीक है, वो अलग बात है, पंचायती राज व्यवस्थाओं में यह आरक्षण लागू है। ठीक है, लेकिन विधायिका में जो आप बोले लोकसभा राज्यसभा में, उसमें आपका बहुत कम है, 10 से 15% है। आप फिर से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी आपका हेल्प करेगा। 16 नंबर चलें, किन्हीं 2 प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 25 क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है। अनुच्छेद 15 कहता है आपका, यह प्रावधान राज्य को धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी के भेदभाव करने से रोकता है। इन्हीं 2 प्रावधान धर्मनिरपेक्ष, भारत धर्मनिरपेक्ष यानी धर्म के मामले में तटस्थ है, धर्म का पालन पोषण यहाँ अच्छे से हो सकता है। उसके बारे में जिक्र करते हुए भारत में क्या 2 प्रावधान है, क्या 2 नियम है, उसका जिक्र करें तो अनुच्छेद 15 है। किसमें? भाग 2 में, 2 में ना, भाग 3 में, सॉरी, हाँ,
भाग 3 में मौलिक अधिकार जो है उसमें आपके क्या अनुच्छेद 15 है और अनुच्छेद 25 है। ये दो है आपका। यह प्रावधान राज्य को धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव करने से रोकता है। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 25 यह प्रावधान प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म को मानने, पालन करने या प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इससे यह साबित होता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां सभी धर्म को समान अधिकार प्राप्त है। बिल्कुल सटीक आंसर है। इस तरह पॉइंट वाइज आप लोग लिख लीजिएगा। फुल ऑफ फुल जितना भी आपका ये मार्क्स का होगा वो पूरा मार्क्स आपको यहाँ पे मिलने वाला है। 16 नंबर का क्वेश्चन आप एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग फटाफट आगे बढ़ेंगे, ज्यादा देर नहीं करेंगे। अब यहां से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू होता है यहां से आपका। तो इसमें हम लोग एक एक करके बात करेंगे। क्या है? जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है, हमारा क्या मतलब होता है जब हम कहते हैं कि लैंगिक विभाजन बहुत बुरा चीज है, तो हम किसकी बात करते हैं? स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, यानी स्त्री और पुरुष का जो जैविक अंतर है, जो उनकी जो शारीरिक बनावट है, उसके बारे में बात करते हैं? तो ऐसा तो नहीं है भैया। समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, ये हो सकता है। और आगे देखते हैं, बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात, ये भी नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में महिलाओं को मतदान अधिकार ना मिलना, ये तो भारत में है, तो इसके बारे में तो हम लोग बात नहीं करते। तो हैंस प्रूफ हमारा ख जो है बिल्कुल सही होने वाला है। क्या होने वाला है? ऑप्शन ख हमारा बिल्कुल सही आंसर है जी। तो 17 का ख आपका सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 18वां नंबर क्वेश्चन में। भारत में औरतों के लिए आरक्षण व्यवस्था कहाँ है? जब हम विधायिका की बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कहाँ है? पंचायती राज संस्था में। कहाँ है आपका? पंचायती राज संस्था में क्या है? महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। लोकसभा, विधानसभा या मंत्रिमंडल में कहीं भी आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए सीट रिजर्व कर दिए गए हैं। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग। सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ संबंधित निम्न कथनों पर गौर करें। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? सांप्रदायिक जो राजनीति है वह किस पर आधारित है? एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, इस पर। विभिन्न धर्म के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी साथ में रहते हैं, इस पर। एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं, इस पर। एक धर्म समूह का प्रभुत्व बाकी सभी धर्मों पर कायम रहने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता। फिर से समझिए, एक तो हमको लगता है ये होना चाहिए। किस पर आधारित है? सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? तो ये तो आपका और होना चाहिए। किस पर आधारित है? एक धर्म दूसरे धर्म पे श्रेष्ठ है। जब एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाया जाता है तो इसी को सांप्रदायिक राजनीति कहते हैं। लेकिन अगला ये लंबा वाला का मतलब समझ लीजिए, क्योंकि दो का मतलब तो हमको लगता है आप समझ ही गए होंगे। विभिन्न धर्म के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी एक साथ रहते हैं। तो एक साथ रहना आपका सामाजिक क्या है? विभिन्नता कहलाता है, जो कि संप्रदाय नहीं कहलाता है। एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते, विभिन्न प्रकार के धर्म के लोग अपना अपना समुदाय बनाने की स्वतंत्रता, इसमें कोई बुरा बात नहीं है। एक धार्मिक समूह का प्रभुत्व बाकी सभी धर्मों पर कायम रहने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता। यानी जो शासन है, जो आपके जो नियम है, जो लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा है, उनमें अगर कोई धर्म विशेष का लोग पहुंच जाए तो वो अपनी शक्ति का प्रयोग ना करे, ये क्या है? यह भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का उदाहरण है। राजनीति क्या है? सांप्रदायिक राजनीति का उदाहरण क्या है? आपका ऑप्शन ए ही है। एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, यह आपका सांप्रदायिक राजनीति का उदाहरण है। आगे हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के बारे में यहाँ धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही है, सही बात है। यहाँ यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, गलत बात है। भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है। सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आजादी देता है, सभी लोगों को कोई भी, बाकी सही है। कौन सा कथन सही है कि सही नहीं है? एक मिनट। किसी भी धार्मिक समुदाय के सभी नागरिकों को बराबरी के अधिकार दिए जाए, ये भी सही है। यानी 3-3 तो इसमें सही है आपका। एक मिनट तो क्वेश्चन मिला देने दीजिए, उसके बाद मैं बताता हूं आपको। 20 नंबर आपके क्या है? कौन सा कथन सही है भारतीय संविधान के बारे में? इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ये तो आप यहाँ धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, ये आपका हो सकता है सही नहीं हो। ये वाला क्वेश्चन है, इसमें भी आपका सही है, लेकिन ऑप्शन आपका इस तरह से, अगर इसमें क्या है सही नहीं है तो यहाँ धर्म के आधार, यहाँ यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, यह सही नहीं है। तो आपका ये ऑप्शन ख सही आंसर होने वाला है, क्योंकि आपका ऑप्शन का सेटिंग ही इस प्रकार है। सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आजादी देता है, यह भी सही बात है।
और किसी भी धर्म समुदाय के सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। यह भी आपका बिल्कुल सही है। एक बार इसको कंफर्म कर लेते हैं और आगे ही बढ़ते हैं। फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। कितना नंबर का क्वेश्चन है? 20 नंबर का। यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। मनाही करता है, सही बात है। चलिए, आपका ख बिल्कुल सही है। क्या है, कौन सा कथन सही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर आपका 22 का 22 क्वेश्चन जल्दी कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, जो बच्चे अभी तक इस सेशन में जुड़े हैं और जो बच्चे इस सेशन को अभी तक देख रहे हैं, एक बार इसको क्या कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा। सभी क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये एक बार देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। डैश पर आधारित विभाजन सिर्फ भारत में है। किस पर आधारित विभाजन सिर्फ भारत में है? तो जाति पर आधारित विभाजन सिर्फ भारत में देखा जाता है। जातिगत आधारित क्या है? जातिगत आधारित विभाजन यहाँ क्या है, यहाँ आप लिख लीजिएगा, जाति पर आधारित विभाजन सिर्फ भारत में है। तो ये आपका बिल्कुल खत्म। 22 पे चलते हैं, ज्यादा लेट ना करते हुए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। अब इसमें क्या क्या किससे मिलेगा एक एक करके आप देख लीजिए और हम लोग का ये शायद आखिरी क्वेश्चन है। चलिए, तो अधिकारों और अवसरों के मामले में स्त्री और पुरुष को बराबर मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो आपका इसमें सीधा आप नारीवादी कह सकते हैं। चलो, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति, और क्या है, जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति, और व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था के आधार पर भेदभाव करने वाला व्यक्ति, भेदभाव ना करने वाला व्यक्ति। तो सबसे पहले आप देखिए, धर्म के आधार पर समुदाय को मुख्य आधार मानने वाला, तो ये क्या हो जाएगा, सांप्रदायिक। जाति के आधार पर ये आपका जातिवादी। ये एक बार इसको सही कर लीजिए, हाँ, ये आपका यहाँ पे वादी होगा। ठीक है, चलिए आगे बात कीजिए। एक व्यक्ति के बीच धार्मिक आस्था के आधार पर भेदभाव ना करने वाला व्यक्ति क्या है, धर्मनिरपेक्ष। तो इस तरह आपका पूरा मिलान कंप्लीट होता है। जिन जिन बच्चों ने नहीं मिलाया एक बार देख लीजिए, क्लियर हो गया है। यहाँ आपका पूरा सेशन कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा सेशन अच्छा लगा होगा। बहुत एक एक करके सभी क्वेश्चनों का हम लोगों ने आंसर देने का प्रयास किया है। सभी क्वेश्चन का आपका आंसर सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि आगे आप जब रिवाइज करने जाएं तो आप फटाफट सारा क्वेश्चन अपना एक बार देख के जा सकते हैं। ठीक है, तो पॉलिटी का हम लोग का पहला चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। हम लोगों ने क्या क्वेश्चन आंसर कर लिया है। इसके बाद आपका पूरा चैप्टर 3 पार्ट में हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। एसएसटी का हम लोग इसमें क्या किए हैं, आपका एक और वीडियो है जिसमें हम लोगों ने पूरा एसएसटी के सिलेबस बारे में डिस्कस किया, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आपदा प्रबंधन, इन सभी का क्या वेटेज है हम लोगों ने इस पर भी डिस्कस किया है। तो आज के इस सेशन में इतना ही। जाते जाते आप रोशनी पब्लिकेशन की बहुत सारी बुकें हैं, कैप्टन गोधुली, कैप्टन पीयूषम, कैप्टन वर्णिका, 9th की भी गोधुली है, क्लास 11th एवं 12th में भी आपको कैप्टन दिगंत एवं कैप्टन रेनबो देखने को मिलती है। तो बहुत अच्छी बुक है। इसमें आपको क्या मिलेंगे, सभी का जो आपका जो भी स्टोरीज है या फिर जो भी आपके पार्ट है वो भी होते हैं। उसके अलावा उसका क्वेश्चन आंसर भी आपको साथ ही साथ देखने को मिलता है, जो कि आइडियल क्वेश्चन आंसर होता है आपके बिहार बोर्ड के बेसिस पे, बिहार बोर्ड को टारगेट करते हुए क्या आप आइडियल अपने शब्दों में लिख सकते हैं, उस तरह के क्वेश्चन को डिजाइन किया गया, उस तरह के आंसर्स को डिजाइन किया गया है। अगर आप चाहते हैं परचेज करना तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा क्वेश्चन बैंक भी रिलीज हो चुका है 2026 के लिए, जिसमें शुरू से लेकर अभी तक 2026 तक 2025 तक जिन जिन चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन आए सभी का जिक्र आपको इसमें मिल जाएगा। क्रैश कोर्स भी चाहे तो आप परचेज कर सकते हैं। तो ये सारी हमारी बुक्स हैं जो आपको हमारे ऑफिशियल वेबसाइट rosnipublication.com पे मिल जाएगी। इसके अलावा अमेजॉन, फ्लिपकार्ट एवं अपने नजदीकी बुक स्टोर पे, जो बच्चे बिहार में रहते हैं, बिहार के आप किसी भी जिले में रहते हैं, वहां पे आपका कोई भी नजदीकी बुक स्टोर होगा, उसमें आपका बोल जाके बोलेंगे कि रोशनी पब्लिकेशन का कैप्टन गोधुली, पीयूषम, वर्णिका या फिर कोई भी बुक है जो आपको चाहिए लैंग्वेज में, ये आपका कैप्टन का यहाँ पे लोगो होगा। क्या होगा, कैप्टन का लोगो होगा। आप वहां पे जाके परचेज कर सकते हैं। अपने नजदीकी बुक स्टोर पर जाके रोशनी पब्लिकेशन का कैप्टन का कोई भी बुक आप परचेज कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन में इतना ही। मिलते हैं आपको अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। इस चैप्टर का हम लोग एक सेपरेट ऑब्जेक्टिव का भी सेशन लेके आएंगे, तो फटाफट जुड़िएगा। वो हम लोग लाइव सेशन में कंप्लीट करेंगे, जिसमें आप हम लोगों से लाइव इंटरेक्ट करेंगे, सभी बच्चे आंसर देंगे, तो बहुत मजा आने वाला है। तो आज के इस सेशन में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।